देखिए आपका हेलो। ये प्रिजम्पशन आपका पढ़ाया जा रहा था, यानी कि उपधारणा आपका बताई जा रही थी कल, और उसी में आपका एविडेंस में आगे बढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपका अनुमान या उपधारणा को पढ़ाना है। इसके बाद आपका सेक्शन 79 से शुरू करना है, और जो सेक्शन 79 से लेकर और 90 ए तक में है, ये आपका डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ प्रिजम्पशन किया जाता है, अर्थात दस्तावेज के बारे में कुछ अनुमान लगाया जाएगा। अब अनुमान कितने प्रकार के होते हैं, अनुमान कब लगाया जा सकेगा, कब न्यायालय बाध्य है, कब उस अनुमान को खंडित किया जा सकता है, ये पहले समझना है। उसके बाद सेक्शन शुरू करना है। देखिए सबसे पहले आपका जो उपधारणा है या आपका प्रिजम्पशन है, आपका ये डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि उपधारणा शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्रिजम्पशन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो प्रिजम्पशन शब्द को एविडेंस में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो प्रिजम्पशन या उपधारणा होता क्या है, तो उपधारणा एक प्रकार का अनुमान होती है। यानी कि उपधारणा एक प्रकार का अनुमान होती है जहाँ की न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाता है। ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव। यानी कि जो अनुमान लगाया जा सकेगा या तो वह सकारात्मक हो सकेगा या नकारात्मक। तो एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना ही। तो एक उदाहरण देखा जाए और आईपीसी का सेक्शन 82 का उदाहरण देखा जाए और एक अनुमान लगवाया जाए। एक तथ्य या एक बात या एक चीज हम साबित कर रहे हैं और उस आधार पर दूसरी चीज का अनुमान लगा रहे हैं। देखिए भाई, एक तथ्य साबित कर दिया गया कि जिस समय बच्चा अपराध किया था वह 7 वर्ष से कम था। यानी कि उसकी एज कितनी थी, 7 वर्ष से कम थी। यह एक तथ्य है या एक बात है या एक चीज है। ये एक चीज आपका कोर्ट में प्रूफ कर दिया गया, तो अब दूसरी चीज को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरी चीज है, न्यायालय उसका अनुमान लगा लेता है, और वह दूसरी चीज ये है कि बच्चा अपराध करने में अक्षम है। ये बच्चा अपराध करने में क्या है, सक्षम नहीं है बल्कि अक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तथ्य न्यायालय में साबित किया गया और उस तथ्य के आधार पर न्यायालय ने दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लिया, अर्थात उपधारणाएं सबूत का अभित्यजन करती हैं, अर्थात साक्ष्य या सबूत नहीं मांगती। यानी कि उपधारणा जब न्यायालय ने ये अनुमान लगा लिया कि अब ये बच्चा अक्षम है अपराध करने में, तो इसके लिए न्यायालय में अब एविडेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो अक्षमता है, इसे अब साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने ये अनुमान लगा लिया है। तो यानी कि अब ध्यान से देखिए, उपधारणाओं को साबित नहीं किया जाता। उपधारणाएं अनुमान होती हैं, लेकिन ये अनुमान खंडनीय भी हो सकता है, अखंडनीय भी। मतलब कि इस अनुमान या कल्पना का विरोध किया जा सकता है, और कुछ कल्पनाएं ऐसी हैं जिनका विरोध नहीं किया जा सकता। तो उपधारणाएं दो प्रकार की हुई, एक खंडनीय उपधारणा और दूसरा
अखंडनीय। यानी कि आपका खंडनीय में जो आएगा यह में प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा शब्द रहेगा तो वह खंडनीय होगी, और उपधारणा करेगा या निश्चायक सबूत शब्द बेयर एक्ट में रहे तो वह आपका माने कह सकते हैं कि उसमें आपका पहले खंडनीय देखिए तब आपका बताया जाए। यानी कि उपधारणा या तो खंडनीय होती है या अखंडनीय। खंडनीय का मतलब ये हुआ कि जो अनुमान लगाया गया है उस अनुमान को गलत साबित किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण फिर देखिए, एक उदाहरण ये है कि चोरी के कुछ समय के पश्चात एक व्यक्ति के पास चुराया हुआ माल बरामद होता है तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए पाया है या रखा है। एक अनुमान ही लगाया गया तो इस अनुमान को काटा जा सकता है, इसका खंडन किया जा सकता है, इसका विरोध किया जा सकता है, इसके विपरीत बात साबित करके। तो चोर को ये साबित करना पड़ेगा कि हमने सद्भावना पूर्वक यह संपत्ति खरीदी थी और कम पैसे में नहीं खरीदी, अतः मैं नहीं जानता था कि ये संपत्ति चुराई हुई है। यानी कि कुल मिलाकर जो अनुमान लगाया जाता है कुछ मामलों में उसका विरोध किया जा सकता है और कुछ मामलों में उसका विरोध संभव नहीं है, ये याद रखिए। इसके बाद उपधारणाएं प्रकार पूछा जाता है और इसी प्रकार में दो दो लाइन आपको समझा के और तब आपका बेयर एक्ट आगे बढ़ाया जाए भाई, क्योंकि ये जो कंसेप्ट बनाया जा रहा है इसी कंसेप्ट पर आपका ये 79 से लेकर और 90A तक धाराएं मथी जाएंगी। तो कंसेप्ट बनाइए। ये ज़्यादातर क्वेश्चन बना है, उपधारणा के प्रकार बताइए, काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन। तो देखिए आपका क्या क्या पूछा गया है। एक तथ्य की उपधारणा होती है, दूसरा विधि की होती है और तीसरा आपका तथ्य तथा विधि की मिक्स्ड या मिश्रित उपधारणा। तो जो यूपीजे और एपीओ में क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि उपधारणा होती है तथ्य की विधि की, दोनों इनमें से कोई नहीं तो दोनों मार कर आइए। एक बार यूपीजे में बना है कि प्रिजम्पशन होता है तथ्य की तथ्य तथा विधि की मिश्रित, उपर्युक्त सभी, तब उपर्युक्त सभी मार कर आइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्य की भी उपधारणा दी गई है, विधि की भी, लेकिन ये नया क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी उपधारणा नहीं समाहित है। तो तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं दी नहीं गई है। तो ये मॉडल एक बनता है। अब आपका जो तथ्य, ये सेक्शन 4 अब शुरू करना है। पहले हम तथ्य की उपधारणा को प्राकृतिक उपधारणा, स्वाभाविक उपधारणा या नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहा जाता है। और तथ्य की उपधारणा का मतलब क्या हुआ तो ये सेक्शन 4 में बताया गया है एविडेंस के। तो जहां बेयर एक्ट में, अब याद किए रहे, यही पॉइंट पकड़ना है, में प्रिज्यूम शब्द रहेगा, यानी कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। भाई यही शब्द पकड़े रहे, कौन सा, जहां भी कानून में ये रहे कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है कि ये आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होगा, यानी कि तथ्य की उपधारणा होगी, प्राकृतिक उपधारणा होगी, स्वाभाविक होगी या नेचुरल, एक ही नाम है। तो उपधारणा कर सकेगा शब्द कहाँ परिभाषित है, एविडेंस के सेक्शन 4 में। तो इसमें है क्या, देखिए क्या लिखा गया है, जहाँ की यह बेयर एक्ट में हो कि न्यायालय किसी मने उपधारणा कर सकेगा,
वहाँ न्यायालय एक बात के साबित होने पर दूसरी बात को स्वीकार कर सकेगा, साबित मान सकेगा, या एक या कह सकते हैं कि एक बात के साबित होने पर दूसरी बात को साबित नहीं मान सकेगा। और किसकी मांग कर सकेगा? सबूत की मांग कर सकेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर अनुमान न्यायालय ने निकाल ही लिया है तो इस अनुमान को ना साबित किया जा सकता है, ना साबित का मतलब इस अनुमान को समाप्त किया जा सकता है। अब एक उदाहरण पर इसको कसा जाए तब अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छा उदाहरण हमारे हिसाब से चुराया हुआ माल का ही है। अब इसी पर आपको ध्यान में रखना है और एक छोटी छोटी बातें देखिए। आपका ये ये एक व्यक्ति हैं और चोरी के कुछ समय के पश्चात ए के पास चुराया हुआ माल बरामद होता है। तो ऐसी दशा में धारा 114 कहती है, सेक्शन 114 ये कहता है कि न्यायालय इस आधार पर कि ए के पास चुराया हुआ माल बरामद हुआ है, ये अनुमान कर सकता है, उपधारणा कर सकता है कि ए चोर है। यानी कि कौन कर सकता है अनुमान लगा सकता है? न्यायालय। या न्यायालय अनुमान न लगाए और अभियोजन से साक्ष्य मांगे, सबूत मांगे कि हम अनुमान नहीं लगाएंगे, भले ए के पास चोरी का माल बरामद हुआ है, आप साक्ष्य लाइए और साक्ष्य द्वारा ये साबित करिए कि चोरी ए ने ही की। तीसरा, अगर न्यायालय अनुमान लगा ही लेता है तो जिसके पास माल बरामद हुआ है वह उस अनुमान को क्या कर सकता है? ना साबित। ना साबित मतलब वही बताया गया, आपका खंडन कर सकता है कि नहीं कर। ना साबित का मतलब कि ये जो अनुमान लगाया है न्यायालय ये सही नहीं है, तो कौन ये साबित कर सकता है? ए। अब ध्यान में रखिए, आपका फिर एक बार इसको बताया जाए। जो इसी को हम प्रिजम्पशन ऑफ एक्ट कहते हैं, यानी कि तथ्यात्मक उपधारणा या प्राकृतिक या स्वाभाविक। तो इसमें दो तीन नियम आपको मिले, भले आपको न समझ में आ रहा हो, मैंने इसमें से नियम निकालना है। पहला नियम ये मिला कि तथ्य की उपधारणा करना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं, बल्कि उसका विवेक है। यानी कि तथ्य की अनुतथ्य के बारे में अनुमान निकालना न्यायालय बाध्य नहीं है, बल्कि उसका क्या है? विवेक। चाहे वो माने या चाहे या न माने। दूसरा, न्यायालय तथ्य एक बात के साबित हो जाने पर दूसरी बात का अनुमान निकालने से इनकार कर सकता है और कहेगा कि दूसरी बात हम तभी मानेंगे जब आप क्या लाइए? सबूत। तीसरा पॉइंट ये आया कि तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है, क्योंकि हमेशा जिस व्यक्ति के खिलाफ अनुमान लगाया गया है वह उसे क्या कर सकता है? ना साबित, डिस्प्रूव कर सकता है। यानी कि ए साक्ष्य लाए और अपने विरुद्ध जो अनुमान न्यायालय ने निकाला है उस अनुमान को क्या कर दे? विरोध करे, और विरोध करके उस अनुमान का खंडन कर दे। तो ये तथ्य की उपधारणा। तो जहाँ जहाँ 79 से लेकर धारा 90 ए तक में जहाँ भी प्रावधान अगर रहेगा न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, यानी कि इंग्लिश में मैं प्रिज्यूम, तो इस नियम को आप अप्लाई करेंगे। और कौन सी उपधारणा वह होगी? तथ्य की। मैंने जहां भी अब बैरेक्ट में आए इसी नियम को आप अप्लाई करेंगे। दूसरा नियम देखिए, लाइव क्लास सर्वर डाउन है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पर चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा भाई। सर्वर डाउन है कंपनी का जो ऐप बनाई है आज, तो रिकॉर्डेड जाएगा। देखिए, आपका दूसरा बताया जाए। दूसरा आपका विधि की उपधारणा होती है।
जो विधि की हाँ एक बात और याद रखिए भाई, बहुत पूछा जाता है। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमने बताया, जो तथ्य की उपधारणा हमने बताया, वह सदैव खंडनी होती है। रट के जाइएगा हमेशा, यानी कि हमेशा उस अनुमान का क्या किया जा सकता है, खंडन। कभी कभी नहीं मार दीजिएगा, क्या मारेंगे, सदैव। अब आइए अगले पॉइंट पर चला जाए। अभी विधि की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इसको हम कहते हैं अस्वाभाविक उपधारणा, अप्राकृतिक उपधारणा, या आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसमें देखिए, विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है। एक आपका खंडनीय होती है, खंडनीय माने जिसका विरोध किया जा सके, और दूसरा कौन होती है, अखंडनीय। तो अब आपका क्वेश्चन एमपी ने यहाँ भी बनाया कि विधि की उपधारणा होती है सदैव खंडनीय, सदैव अखंडनीय, कुछ में खंडनीय, कुछ में अखंडनीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मार कर आएंगे, विधि की उपधारणा तो कुछ में क्या होती है, खंडनीय, और कुछ में क्या होती है, अखंडनीय। ये पहला पॉइंट। मैंने कुछ अनुमान को आप गलत साबित कर सकते हैं, और कुछ अनुमान को गलत साबित करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो जिस अनुमान को गलत साबित आप कर सकते हैं कि ये अनुमान सही नहीं है, वह विधि की कौन सी उपधारणा मानी जाएगी, खंडनी। और जिस अनुमान को आपको गलत साबित करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, वह विधि की कैसी उपधारणा मानी जाएगी, अखंडनी। पहले तो किसको हम किसका खंडन कर सकते हैं, किसका नहीं। तो खंडनी है तो खंडन कर सकते हैं, और अखंडनी है तो उसका विरोध नहीं। विधि की जो खंडनीय उपधारणा है, वह एविडेंस एक्ट की धारा 4 में शैल प्रिज्यूम शब्द में समाहित है। शैल प्रिज्यूम का मतलब ये हुआ कि न्यायालय उपधारणा करेगा, कि बस यही शब्द पकड़ना है, न्यायालय उपधारणा करेगा। ये अर्थात शैल प्रिज्यूम शब्द जहां लिखा रहे, तो पहला पॉइंट ये पकड़ना है कि बेयर एक्ट में जहां भी शैल प्रिज्यूम लिखा रहे, न्यायालय उपधारणा करेगा लिखा रहे, वह विधि की उपधारणा है। और विधि की कौन सी उपधारणा वह होती है, खंडनी। अब विधि की उपधारणा करने के लिए न्यायालय सदैव बाध्य होता है, यानी कि विधि के बारे में अनुमान विधि की उपधारणा करना न्यायालय का विवेक नहीं होता, न्यायालय बाउंड होता है। तो एक अनुमान लगाया जाए विधि की उपधारणा का, यानी कि एक तथ्य अगर साबित हो गया, तो उस आधार पर दूसरे तथ्य के बारे में अनुमान लगाना न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है, बाउंड होता है न्यायालय। लेकिन चूंकि ये विधि की खंडनीय उपधारणा है, अतः जिसके विरोध में अनुमान लगाया गया है, वह व्यक्ति इस अनुमान का क्या कर सकता है, खंडन। तो एक सटीक उदाहरण देखा जाए जिसमें कि हम खंडन करवा दें, अनुमान लगवाएं, तो आइए डाउरी डेथ के बारे में आपका देखा जाए। जो 113 बी सेक्शन है एविडेंस का, यानी कि आपका नए इस दस्तावेज में देखा जाए भाई, सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि यही शुरू करना है, वो बाद में देखा जाएगा। जो शुरू करना है उसी पर पढ़ाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि तत्काल शुरू करना है। सबसे अच्छा उदाहरण 79 का लिया जाए। अब बेयर एक्ट में यही बात आपका इन धाराओं में पकड़नी है कि मे प्रिज्यूम दिया हो तो तथ्य की उपधारणा, शैल प्रिज्यूम दिया हो तो विधि की उपधारणा, लेकिन कैसी उपधारणा वह होगी, खंडनी। तो 79 में क्या दिया गया है, अब देखिए, अगर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, तो पहला तथ्य ये साबित करना पड़ेगा कि हजूर ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, और इसकी सर्टिफाइड कॉपी
हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जब ये एक तथ्य हुआ, एक बात हुई, तो जैसे ही आप लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी पेश करते हैं, 79 कहती है कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा, तो तुरंत दिमाग आपका यहीं क्लिक होगा कि उपधारणा करेगा का मतलब क्या हुआ। ये तथ्य में आएगी कि विधि में? तो तथ्य में नहीं आएगी, क्योंकि तथ्य में क्या रहेगा, कर सकेगा, और इसमें क्या लिखा है, करेगा। तो फिर आपका विधि की उपधारणा हुई, तो विधि की खंडनीय उपधारणा हुई कि अखंडनीय, तो करेगा रहेगा तो कौन हो गया, विधि की खंडनी। तो खंडनी उपधारणा का नियम क्या है? तो उपधारणा का नियम ये है कि जब एक तथ्य न्यायालय में प्रूफ हो गया, तो न्यायालय दूसरे तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन उसे ना साबित किया जा सकेगा, यानी कि उसका विरोध किया जा सकेगा। अब सबसे अच्छा लोक दस्तावेज पर फिर बैक होइए। आपका ए ने एक लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी न्यायालय में पेश की, तो 79 कहती है धारा कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ये लोक दस्तावेज की कॉपी सही है, जो प्रमाणित कॉपी दिया वो भी सही, उसका साइन भी सही, पदनाम भी सही, और मुद्रा भी क्या था, सही था। तो उपधारणा करेगा शब्द लिखा है, इसका मतलब कि न्यायालय ऐसा अनुमान लगाने के लिए बाध्य है, सबूत की मांग लगाने के लिए नहीं कर सकता। लेकिन एक पॉइंट है कि ऐसे अनुमान का खंडन किया जा सकता है, यानी कि विपक्षी द्वारा यह कहा जा सकता है कि हजूर भले ही यह लोक दस्तावेज हो, सरकार के अधिकारियों ने दिया हो, लेकिन इसमें जो बातें हैं वह मूल से मिलती नहीं हैं, मूल में कुछ और हैं और इसमें कुछ और हैं। सरकारी अधिकारियों ने हेरा फेरी करके या रिश्वत लेकर नकल तो दी, लेकिन नकल में क्या कर दिया, देने में घोटाला, दूसरी बात लिख दी, यानी कि मूल में दूसरी और नकल में क्या। तो इसको काटा जा सकता है कि नहीं, कि ये सही नहीं है, काटा जा सकता है। यानी कि फिर एक बार, विधि की खंडनीय का मतलब ये हुआ कि इस अनुमान का भी विरोध किया जा सकता है, ये दिखाकर कि ये अनुमान सही नहीं है। तो यानी कि आपका विधि की खंडनीय उपधारणा, फिर एक बार समझिए, थोड़ा कठिन है। ये धारा 4 में किस शब्द में समाहित है? पहले तो शब्द पकड़ना है, तो शैल प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा। ऐसी दशा में न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है कि विवेकाधिकार होता है, बाध्य होता है। अनुमान अगर क्या सबूत की मांग कर सकता है कि नहीं, अनुमान निकालने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन अगर अनुमान निकाल ही लिया है तो विपक्षी द्वारा उस अनुमान का क्या किया जा सकता है, खंडन, क्योंकि ये विधि की कैसी अनुमान है, खंडन। और तीसरा आपका होता है विधि की अखंडनीय उपधारणा। विधि की अखंडनीय उपधारणा में क्या होता है कि एक बात साबित हो जाने पर न्यायालय दूसरी बात का अनुमान निकालेगा ही, और आपका उसको खंडन करने का, विरोध करने का मौका नहीं देगा। तो कौन, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, विधि की अखंडनीय उपधारणा। और जो ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत या अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण में समाहित है। तो आपका फिर एक बार समझिए, नए लोगों के भाई थोड़ा दिक्कत है। विधि की अखंडनीय उपधारणा किस शब्द में समाहित है? तो धारा 4 में जो शब्द कौन सा परिभाषित है, कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत।
अब फिर यूपीजे का क्वेश्चन, भाई भले भूमिका चल रही हो लेकिन दो तीन क्वेश्चन तो निकाल ही देना है। यूपीजे का फिर क्वेश्चन आया, इसी बार आया था कि निश्चायक सबूत एविडेंस में किन किन धाराओं में समाहित हैं, अर्थात कानूनी भाषा में कि विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन किन धाराओं में समाहित हैं। तो तीन धाराएं रट कर केवल जाइएगा, 41, 112, 113। यानी कि बहुत खतरनाक चूंकि ये अनुमान होता है और खंडन करने का मौका भी नहीं दिया जाता। अतः केवल और केवल कितनी धाराओं में, तीन धाराओं में इस उपधारणा को समाहित किया गया है। यानी कि एविडेंस की केवल तीन धाराएं हैं जहां कि आपका शब्द मिलेगा कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत, और किसी सेक्शन में नहीं है। मैं बता दूं कहाँ 113 बताइए। नहीं आप देखिए, देखिए फिर एक बार, अगर कंक्लूसिव प्रूफ 113 ए में लिखा है तब बताइए। अगर बेयर एक्ट की बात, सब आपके कहने से नहीं होगा और हमारे कहने से। अगर बेयर एक्ट ये लिखता है कि निश्चायक सबूत होगा तब हम आपकी बात मान लें। 13 है नहीं, 113 है, बिल्कुल सही है। देखिए एक बार बेयर एक्ट भी देखिए, निश्चायक सबूत लिखा है कि नहीं, बस ये शब्द हमें पकड़ना है और तो हम बताएंगे डिटेल में ना। बस फिर एक बार देखिए, हमें केवल ये शब्द पकड़ना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन किन धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ शब्द दिया है। अगर वो दिया है उस धारा में तो वह धारा आपका विधि की अखंडनीय उपधारणा होगी। बस एक लाइन, और उसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, निश्चायक सबूत या अकाट्य तर्क। और ये यूपीजे में पिछली बार ही आया था और केवल तीन धाराओं में समाहित हैं। तो इस अनुमान को पहले बता दिया जाए तब एक दो उदाहरण बताया जाए। जहां कोई एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया हो, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को स्वीकार करेगा और ना साबित करने का मौका नहीं देगा। भाई नहीं देगा तभी तो वह खंडनीय है, जब ना साबित कर ही सकते थे तब तो खंडनीय में आ जाती। अब एक उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण एविडेंस से न जाकर उदाहरण आपका आईपीसी में देखा जाए 82 में, सबसे अच्छा उदाहरण ये भी देख सकते हैं, सभी लोग जानते भी हैं। अब देखिए एक बात इधर हम लिखते हैं, दूसरी बात इधर। अगर कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा तो एक बात के साबित हो जाने पर, माने प्रमाणित न्यायालय में हो जाने पर, न्यायालय दूसरी बात के बारे में अनुमान निकालने के लिए बाध्य होगा। और न्यायालय ने जो अनुमान निकाला है अब उसका विरोध करने का मौका किसी को देगा कि नहीं, नहीं देगा। तो इसी को हम कहते हैं विधि की अखंडनीय उपधारणा। और ये विधि की अखंडनीय उपधारणा बेयर एक्ट में किस शब्द में समाहित है, कंक्लूसिव प्रूफ में। और कंक्लूसिव प्रूफ की परिभाषा किस सेक्शन में है, 4 में। और कौन कौन सेक्शन में कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में अनुमान दिया गया है, 3, 41, 112, 113। अब किसी को समस्या हो तो बताइए, नहीं तब उदाहरण दिया जाए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो भाई अनुमान 20 धाराएं इसी पर चलेगी, केवल अनुमान ही निकालना है। अब देखिए एक बात साबित किया जाए कोर्ट में, कोर्ट में एक बात ये साबित कर दी गई कि हजूर जिस तारीख को बच्चा अपराध किया था वह 7 वर्ष से क्या था, कम। तो न्यायालय उस आधार पर एक अनुमान निकालेगा, दूसरी बात को स्वीकार मानेगा, एक अनुमान निकालेगा कि बच्चा अपराध करने में अक्षम है। अब लाख आप इसको काटने का प्रयास करिए कि हजूर ये तो 6 साल में ही बड़े बड़े कारनामे कर चुका है, भले 6 साल का हो, सजा दिया जाए तो काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, अकाट्य तर्क है,
निर्विवाद प्रमाण है और इस प्रमाण का खंडन करने का कानून मौका, यानी कि लाख दिखाइए कि 6 साल में पहलवान हो गया था खली जैसे, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत। यानी तब भाई समझदारी देखी जाएगी, 83 में आएगा। 7 साल से ऊपर का है तो 83 में 12 साल से कम। अब 12 साल या 12 साल से ऊपर है तो समझदार है पूरी तरह। वो दंड भले कम दिया जाए, सुधार गृह भेजा जाए, लेकिन समझदार तो माना ही जाएगा। देखिए आपका, ये आपका नियम बताया गया। आगे बढ़ा जाए भाई। अब आपका एक और नियम जान लीजिए तब, जो 79 से लेकर 90A तक हम बताएंगे। इसमें कहीं भी कंक्लूसिव प्रूफ का प्रावधान नहीं है, यानी कि इसमें या तो तथ्य की उपधारणा रहेगी, यानी कि कर सकेगा, या विधि की खंडनीय उपधारणा, यानी कि आपका सेल्फ प्रिज्यूम रहेगा। लेकिन कहीं भी एक उपधारणा इसमें नहीं है, कौन सी, निश्चायक सबूत, वो अनुमान नहीं है। तो आपका अब सही रहेगा आपका बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट पर देखिए कैसे पढ़ना है। एक तो बेयर एक्ट जब भी पढ़िए 79 से, आप बेयर एक्ट पर ही लिख लीजिए कि ये विधि की उपधारणा है कि तथ्य की उपधारणा है। तो बेयर एक्ट में हम बताते रहेंगे, जहां जहां में प्रिज्यूम आएगा या उपधारणा कर सकेगा आएगा, उस धारा के ऊपर लिख लेना है ये तथ्य की उपधारणा, और जहां जहां सेल्फ प्रिज्यूम शब्द आएगा वहां लिखना है विधि की खंडनीय उपधारणा, अखंडनीय नहीं। और जहां जहां निश्चायक सबूत तो है ही नहीं इसमें, लेकिन जहां जहां निश्चायक सबूत आएगा उसमें लिख लेना है विधि की अखंडनीय उपधारणा। अब देखिए, अब आपका आसान हो जाएगा, मैंने एक एक शब्दों को देखा जाए, कोरिलेट भी करके चलना है। अब 79 निकाल लीजिए भाई बैरक की भाषा। 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। तो जो पहला शब्द आपको टेक्निकल पकड़ना है कि शब्द क्या लिखा है, मे प्रिज्यूम की सेल प्रिज्यूम, तो क्या लिखा है बताइए आप लोग। तो सेल प्रिज्यूम रहेगा तो तथ्य की उपधारणा में आएगा कि विधि की, विधि की, विधि की खंडनीय उपधारणा की अखंडनीय, खंडनीय, उस पर बैरक पर लिख लीजिए 79 में विधि की खंडनीय उपधारणा। भाई ये 79 कौन है, विधि की खंडनीय उपधारणा। तो अभी बताया गया था कि विधि सेल प्रिज्यूम रहेगा तो न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है, लेकिन उस अनुमान का खंडन भी किया जा सकेगा। सबूत की मांग अनुमान निकालने के लिए नहीं करेगा, अनुमान निकालना बाध्यकारी होता है। तो देखिए आपका 79 प्रमाणित प्रतियों के असली माने सत्य होने के बारे में उपधारणा। अब आप लोग फिर एक बार कई धाराएं कोरिलेट करनी पड़ेंगी जो बताया जा चुका है। किसकी प्रमाणित प्रति सामान्यतः मिलती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट या लोक दस्तावेज। तो 3-4 धारा फिर रटिए। लोक दस्तावेज की धारा में परिभाषित है 74, प्रमाणित कॉपी पाएंगे 76, पेश करेंगे 77, और जब पेश कर दिए कोर्ट में तो कोर्ट उसके बारे में एक अनुमान लगाएगा तो 79, किसमें 79। अब देखिए शब्द सा देखा जाए भाई, न्यायालय हर ऐसे दस्तावेज का असली होना आपका उपधारित करेगा। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि शब्द पकड़िए, उपधारित करेगा मतलब सेल्फ प्रिज्यूम हुआ। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं कौन सी उपधारणा हुई, तथ्य की कि विधि की, अखंडनीय की अखंडनीय। न्यायालय सबूत की मांग करेगा कि अनुमान लगाने के लिए बाध्य है। हाँ, अनुमान लगाने के लिए बाध्य है भाई, बाध्य है, लेकिन ये अनुमान खंडन किया जा सकता है। इस अनुमान को क्या किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है। देखिए आगे,
उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यित है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अफसर द्वारा या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी ऐसे अफसर द्वारा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है। परंतु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सार्थ उस प्रारूप में हो तथा ऐसी रीत में निष्पादित हुई तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है। और न्यायालय यह भी उपधारणा करेगा कि कोई अफसर जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है वह पदीय हैसियत जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था। यानी कि कुल मिलाकर दो लाइन ये आया कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कानून ये मैंने अनुमति देता है कि आप इस पब्लिक डॉक्यूमेंट के प्रमाणित कापी पेश कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में अगर सरकार के प्राधिकार के तहत या जम्मू कश्मीर में भी अगर आपको प्रमाणित कापी मिली है, उस प्रमाणित कापी को आपने कोर्ट में पेश किया है, तो पहला आपका अनुमान न्यायालय लगाएगा कि ये प्रमाणित कापी सही है कि गलत है, सही है। और दूसरा अनुमान, हाँ, लेकिन वह प्रमाणित कापी उस फार्म में हो जिस फार्म में सरकार ने क्या किया है, आपका निर्धारित किया है, फार्म दूसरा नहीं उस प्रारूप में हो। अब दूसरा, जो व्यक्ति प्रमाणित प्रति दिया है अब उस समय वह उस पद पर था जिस समय वह प्रमाणित कापी दिया था, ये भी अनुमान लगाया जाएगा, इसकी भी उपधारणा की जाएगी। तो आपका जो एमपी और इत्यादि में पूछा जाता है कि 79 के तहत किसका अनुमान लगाया जाएगा, प्रमाणित प्रत के असली होने के, जो प्रमाणित प्रति दिया है उसका उस समय आपका मने कह सकते हैं कि पद पर होने के, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। भाई उस समय वह पद पर था जिस समय वह क्या दिया था, प्रमाणित कापी, इसका भी अनुमान, उसका साइन भी सही है, सब कुछ सही है। और प्रमाणित कापी मूल की ही क्या है, सही नकल है कि गलत, सही। लेकिन चूंकि ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है नहीं, ये तो विधि की कैसी उपधारणा है, खंडनीय। अतः किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार द्वारा कोर्ट में ये कहा जा सकता है कि हजूर भले ये लोक दस्तावेज की प्रमाणित कापी है लेकिन ये सत्य नहीं है, यानी कि इस कापी को झूठा साबित किया जा सकेगा। तो बताइए किस में झूठा साबित करने का मौका नहीं दिया जाता, केवल एक में, तो निश्चायक सबूत। भाई गलत ना हो, किस में, केवल उसमें भी अपवाद आ जाएंगे, बताया जाएगा, क्योंकि अकाट्य नहीं, अकाट्य भले हैं लेकिन कुछ उसमें भी क्या आएगा, एक्सेप्शन। अगला देखिए भाई, धारा 80 देखिए, 80 भी काफी पूछी जाती है। अब बैरक पर लिखते रहे कि कौन सी उपधारणा है, एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखिए, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। अब जब कभी किसी न्यायालय, हाँ, पहला शब्द ये हमें पकड़ना है कि इस बेयर एक्ट में सेक्शन 80 में शब्द क्या लिखा गया है, में प्रिज्यूम रहेगा तो तथ्य की उपधारणा, शैल प्रिज्यूम रहेगी तो विधि की खंडनीय उपधारणा, और कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत रहेगा तो विधि की कौन सा अनुमान, अखंडनीय। तो शब्द पहले पकड़िए, क्या लिखा है ढूंढना पड़ेगा, शैल प्रिज्यूम लिखा है, यानी कि बैरक पर लिख लेना चाहिए ये विधि की उपधारणा है। और कैसी उपधारणा, खंडनी। धारा 80 कौन, विधि की उपधारणा। अब देखिए आपका
साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। तो देखिए बेरेट क्या कहता है, जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्य हो, और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी अफसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा, यानी कि यह अनुमान लगाएगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम, यानी कि विधि की खंडनी उपधारणा क्या अनुमान लगाएगा कि वह दस्तावेज असली है। पहला, कि उन परिस्थितियों के बारे में जिसके अधीन वह लिया गया था कोई भी कथन जिसका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य है, सत्य है, तथा ऐसा साथ कथन या संस्वीकृति सम्यक या उचित रूप से ली गई थी। तो देखिए आपका किस किस के बारे में आपका अनुमान लगाया जाएगा। एक तो आपका कथन सत्य है, दस्तावेज सत्य है, और सत्य माने जिस कंडीशन में कथन लिया जाना चाहिए उसी कंडीशन में ऐसा कथन लिया गया था, ये न्यायालय क्या लगा सकेगा, अनुमान। देखिए इसमें तमाम बातें हैं, सभी का तो उदाहरण हम नहीं बता सकते, लेकिन दो उदाहरण यहाँ आपको सतर्क होकर जानना है। एक किसी कैदी का या किसी अभियुक्त का कथन या संस्वीकृति जो शब्द आया है उसका सटीक उदाहरण मिलता है। यानी कि पहले सामान्य बातें देख लीजिए। यानी कि अगर कानून के तहत किसी व्यक्ति का कोई बयान लिया गया है, साक्ष्य लिया गया है, और न्यायालय ने लिया है या मजिस्ट्रेट ने, और कानून के तहत लिया है, तो ऐसी दशा में अगर वह बयान कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट ये स्वीकार करेगी कि यह बयान सत्य था। तो केवल बयान ही सत्य नहीं था, वो जो दस्तावेज हैं वो भी सत्य हैं, बयान भी सत्य हैं, और जिस परिस्थिति में बयान क्या करना चाहिए था, लेना चाहिए था, वह परिस्थितियां भी विद्यमान थी। तो बिहार उहार ये पूछा जाता है कि ऐसी दशा में दस्तावेज के असली होने का अनुमान लगाया जाएगा कि बयान के, कि परिस्थितियों का, कि उपर्युक्त सभी का। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। अब आपका कुछ बयान लिखवाया जाए तभी तो सही रहेगा भाई, कम से कम कुछ संस्कृति कराया जाए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपका सीआरपीसी की धारा 164 से जोड़कर पढ़िएगा। कौन सी धारा, इसमें आपका दोनों आ जाएगा, कथन भी लिखा जाता है और आपका कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति, दोनों देखिए भाई एक एक लिखवा जाए और आपका धारा 80 जो है एविडेंस की, उस पर इसको कवर करा जाए। मान लीजिए कि आपका दुराचार की शिकार महिला है और 164 के तहत वह अपना स्टेटमेंट या बयान या कथन दर्ज करवाती हैं। किसके यहाँ करवाती हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ। किस धारा के तहत होता है, और इसी को बयान कहते हैं या स्टेटमेंट या कथन, जो भी कहिए। संस्कृति नहीं, ये क्या कहलाएगा, कथन। संस्कृति तो वह करेगा जिसने अपराध किया है, तो कथन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। संस्कृति कौन केवल करता है, अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। चलिए मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान शुरू हुआ, शपथ भी महिला को दिलवाए, और महिला उस शपथ पत्र पर
महिला ने बयान दिया, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा लिखा गया, मजिस्ट्रेट का साइन हुआ, महिला का साइन हुआ, आगे मुकदमा बढ़ा और जब ट्रायल चलने लगा तो वह जो 164 का बयान था, जो किसने लिखा था, मजिस्ट्रेट ने, वह कोर्ट में पेश किया गया। तो तुरंत आपका आई एविडेंस की धारा कौन दिमाग में लानी है? 80। अगर मजिस्ट्रेट ने कानूनन वह बयान दर्ज किया था और वह बयान का दस्तावेज कोर्ट में पेश किया गया, तो सेक्शन 80 बताता है कि अब न्यायालय ये स्वीकार करेगा कि ये दस्तावेज सही है, बयान सही है, और जिस कंडीशन में बयान देना चाहिए था वो कंडीशन भी क्या थी, सही थी कि गलत? सही। और इनका साइन भी सही, यानी कि सब कुछ क्या है, सही। अगर अभियुक्त चाहता है कि इस बयान का खंडन कर दें, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को ये साबित करना पड़ेगा कि ये बयान सही नहीं है, नहीं तो न्यायालय दस्तावेज और बयान को क्या मानकर चलेगा, सही। चूंकि निश्चायक सबूत है नहीं, तो अभियुक्त द्वारा इस बयान को झूठा साबित किया जा सकेगा, क्योंकि विधि की खंडनीय उपधारणा है और विपक्षी द्वारा इसका क्या किया जा सकेगा, खंडन। दूसरा उदाहरण देखिए भाई आपका, अच्छा कन्फेशन पर देखा जाए। मजिस्ट्रेट जब किसी अभियुक्त का संस्वीकृति दर्ज करता है, बताया जा चुका है कन्फेशन, यानी कि अपना अपराध स्वीकार कर लेना, संस्वीकृति अभिलिखित करता है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 3 बातें बताता है। पहली कि वह संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है, दूसरा कि वह जो भी बोले स्वेच्छा से बोले, और तीसरा एक बात और बता दिया जाता है कि यह आगे चलकर जांच विचारण में तुम्हारे खिलाफ ये कन्फेशन साक्ष्य में क्या होगा, प्रयोग। फिर भी अभियुक्त, मान लीजिए एक अभियुक्त है, मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, आगे मुकदमा बढ़ा, तो मुकदमा बढ़ा तो तुरंत कौन सी धारा अप्लाई करनी है एविडेंस की? 80। वह कागज जो मजिस्ट्रेट ने लिखा था पेश किया गया, तो धारा 80 कहती है कि न्यायालय ये मानेगा कि वह कागज या दस्तावेज क्या था, असली कि नकली? असली। जिस परिस्थिति में कन्फेशन कराया जाना चाहिए था वो परिस्थितियां क्या थी, सही थी, और ये कथन भी, कन्फेशन भी क्या है, सही, यानी कि दस्तावेज भी सही, कथन भी सही और कंडीशन भी सही। पर अभिता है कि हम इस कन्फेशन को न माने या खंडन कर दें, तो खंडन कर सकता है। अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि हजूर ये दस्तावेज सत्य न माना जाए, क्योंकि मुझे तो समझाया ही बुझाया नहीं गया मजिस्ट्रेट द्वारा, और तुरंत क्या किया गया, हमें चेतावनी ही नहीं दी गई। हम गए और मजिस्ट्रेट साहब तैयार बैठे थे और तुरंत हमारी कन्फेशन क्या की गई, लिख ली गई। अगर मुझे ये सब चेतावनी दी जाती तो मैं बिल्कुल कन्फेशन नहीं करता। यानी कि अभियुक्त इस अनुमान का क्या कर सकता है, विरोध। अब विरोध करके काट दे तो खत्म अनुमान, न काटे तो भाई तब तो भाई दिक्कत है ही। अब आइए आपका 81 देखा जाए। राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के राजपत्र, राज्य सरकार के राजपत्र में आपका जो भी बातें छपी हैं आपका, या इंग्लैंड में जो भी बातें छपी हैं, अगर सरकार के प्राधिकार से छापी गई हैं बातें, तो अगर उन्हीं को कोर्ट में पेश किया जाए तो न्यायालय एक अनुमान लगाएगा, शैल प्रिज्यूम या उपधारणा करेगा। तो तुरंत पकड़ना है ये भी कौन सी उपधारणा हो गई जब शैल प्रिज्यूम लिखा है, विध की,
लेकिन ये भी अनुमान क्या है, खंडनीय। तो न्यायालय बस एक लाइन, न्यायालय क्या अनुमान निकालेगा कि जो राजपत्र में निकला है सही बात है कि गलत बात। सही, भाई कैसी बात है। और अब आइए, चूंकि इस समय आपका एक तो पहले अखबार में भी अभी निकलता है, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मामलों में इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जा रहा है और आप पीडीएफ फाइल निकाल ले रहे हैं। किताब उताब ज़्यादा कम इसीलिए बिक रही हैं कि इंटरनेट पर सारी चीज़ें हैं, आप डाउनलोड कर रहे हैं और प्रिंट आउट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अगर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र में कोई चीज प्रकाशित कर दी है तो इसके लिए अगला सेक्शन काम करेगा 81A, यानी कि धारा 81A। और आपका एमपी में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा। तो बस एक लाइन जानना है कि न्यायालय उपधारणा करेगा कि कर सकेगा, करेगा। तो ये भी कौन सी उपधारणा हो गई, विधि की, कौन सी, खंडनी की अखंडनी, खंडनी। एक लाइन मान लीजिए सरकार है, सरकार ने कोई एक्ट बनाया, वह एक इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। तो जैसे ही अगर अपलोड हो गया तो बताइए क्या माना जाएगा कि वह जो माने बातें हैं वह सही है कि गलत। सही। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसका खंडन। का जो मूल कॉपी में है और जो इंटरनेट पर दिखा रहा है इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अतः इंटरनेट की बातें सही न मानी जाए। मैं आज भी बता दे रहा हूँ भाई, ये जो इंटरनेट से बातें निकाली जाती हैं ये आज भी अभी सही नहीं मानी जाती, क्योंकि हम ही आप जैसे लोगों को गूगल ने एक्वायर किया है, अधिग्रहण किया है, रखा है। और हम ही आप जैसे लोग किताब खोज खोज के और गूगल में भरते हैं। ये थोड़े कि उसमें पहले से ये लोगों द्वारा उसमें फीड किया जाता है डाटा, और जब आप बोलते हैं तो उसी में आपका डाटा आता है। यानी कि आप भले मालूम ना हो, जैसे ही आप बोलेंगे तो गूगल के कर्मचारी बैठे हैं, वे आपकी आवाज़ को सुनते हैं तुरंत। मैंने आपको पता नहीं लगता, एक एक सेकंड में ये सब हो जाता है, 2 सेकंड में आवाज़ को सुनकर तुरंत उस पर क्या करता है, क्लिक करता है, सर्च किया जाता है। तो आपकी एक एक बातों को जो आप बोलते हैं या लिखते हैं गूगल के कर्मचारी सुनते हैं निश्चित तौर पे। अभी आया था मीडिया में भी, ये तो प्राइवेसी का हनन है भाई। हम क्या बोलकर क्या सर्च कर रहे हैं ये तो गूगल वाले ऐसे ही जान जाएंगे। इसीलिए सरकार थोड़ा शिकंजा कसी थी और कुछ कसने में कामयाब भी रही। लेकिन आज भी आप जो भी सर्च करते हैं बोलते हैं कि इसका अर्थ बताइए, तो उनके कर्मचारियों के कान में आवाज़ और रिकॉर्ड रहता है पूरा। ये नहीं कि कभी आवश्यकता पड़े तो क्या मिल जाएगा। जैसे व्हाट्सएप से कोई आप मैसेज भेजे, आप डिलीट मार दिए, सोचे कि सरकार क्या उखाड़ लेगी, तो आप यही भूल कर रहे हैं और सरकार पूरा उखाड़ लेगी उसका। और आपका कह सकते हैं, देख लीजिए आर्यन खान का सब डिलीट मार दिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पुराना उसका इतिहास हाँ निकाल ली सरकार। यानी कि आपका डाटा सुरक्षित रहता है। आप व्हाट्सएप जो कंपनी है उसके यहाँ अपने एक एक शब्द आपके क्या है, फिट हैं। सरकार चाहे तो उससे मांग कर और कोर्ट में पेश कर सकती है। तो आपका सबसे अच्छा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा। तो भाई अनुमान करेगा कि कर सकेगा, करेगा। एक और उदाहरण इस पर बताया जाए। अच्छा, ये विवाद उत्पन्न हुआ कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। किसी किताब में 12 बताता है, किसी में 13। और लोग खूब सर्च किए गूगल पर और बता रहा था 13, लेकिन आयोग माना नहीं, कहा कि 13 नहीं 15। तो हुआ कि भाई साक्ष्य लाइए, तो लड़कों के पास कहाँ से उतना साक्ष्य, वही गूगल पर सर्च करके। तो आयोग ने एविडेंस पेश किया और जो मूल कॉपी थी, आपका जो संविधान सभा के मेंबर कितने थे
कैसे निर्माण हुआ, वो जो मूल कापी थी आपका वो मंगाया और आयोग ने उस प्रमाणित कापी मंगाकर पेश किया और 15 उसमें निकला। यानी कि आपका फिर यार 12 11 नहीं 13, यानी कि गूगल फेल मार गए, गूगल गुरु कहिए। और कौन पास हो गया, कागज। तो भाई आपका गूगल पर सर्च करके लोग यात्रा भी करते हैं तो कभी काल कहीं का कहीं लेकर चला जाता है। तो यात्रा भी करिए तो बीच बीच में क्या करिए, पूछते रहिए। यानी कि इन पर भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम आप जैसे लोग ही इसमें क्या करते हैं, एंट्री। आइए आपका देखा जाए 82, 82 छोड़ दीजिएगा, अब 83 देखिए। सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा। जब भी आप 83 पढ़िए आपको कुछ बातें जोड़कर पढ़नी पड़ेंगी, और वह बात ये कर पढ़नी है कि अगर कोई सरकार के कर्मचारी ने या सरकार के प्राधिकारी ने कोई मानचित्र बनाया है, कोई रेखा बनाया है, कोई चित्र बनाया है, तो यह जो मानचित्र, रेखा या चित्र है, धारा 5 से लेकर 55 तक में क्या कहीं उचित साक्ष्य में माना गया है। अगर माना गया है तो उस सेक्शन को जोड़कर ही कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, 83। तो 83 को जब भी पढ़िए आपका 36 है ना, 36 से जोड़कर पढ़िएगा। फिर मैं बता दूं, एक बार फिर देखिए, इसको कोरिलेट करिए। एक तो आपका ये पूछा सकता है कि 83 किसकी पूरक धारा है, तो आप बताएंगे 36 की। 36 में जो मानचित्र रेखा चार्ट है किसने बनाया हो, सरकार ने या सरकार के कर्मचारियों ने बनाया हो, और वह मानचित्र पेश किया जाता है न्यायालय में, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह मानचित्र, रेखा या चार्ट सही है। बस एक लाइन। लेकिन किस धारा से इसको जोड़कर पढ़ेंगे आप, सेक्शन 36 से। देखिए 36, अब भूमिका भी चल रही थी भाई आपका, प्री में ही आपका आता है, दो दो चार चार लाइन जरूर याद रखें। मैं फिर बता दूं आपका कौन कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है और कौन सी उपधारणा है किसके बारे में। और इतना याद रहे तो इधर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आपका 36 एक बार पढ़ दिया जाए, पेड़ एक पर लिखते रहे, सबसे अच्छा है कि 83 के आगे ही 36। देखिए, मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगत। तो दिया है विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतया प्रस्थापित किए जाते हैं अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्र या रेखाएं हैं, तो ऐसी दशा में ये साक्ष्य में सुसंगत होंगे कि विसंगत होंगे, तो क्या मार कर आएंगे, सुसंगत। यानी कि इसमें अब बताइए, सरकार द्वारा बनाया गया मानचित्र या रेखा सुसंगत है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाया गया, कि दोनों। तो ऊपर प्राइवेट व्यक्ति हैं और निचली लाइन किससे रिलेटेड है, सरकार से। तो अब यहीं आपको एक और नियम निकालना है कि अगर सरकार के प्राधिकारियों ने मानचित्र बनाया है और वह पेश किया जाता है, तब अनुमान किस धारा में, 83। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति हैं तो 80 से। यानी कि जब भी आप 36 को पढ़िएगा तो दो भागों में बांट लेना है। अगर प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया है और लोक विक्रय के लिए वो प्रतिस्थापित है, यानी कि आपका आम जनता के बेचने के लिए वो मार्केट में किताब है और वह पेश की जाती है, तब कौन सी धारा अप्लाई करेगी अनुमान के बारे में, 80 से। और सरकार या सरकार के अथॉरिटी ने, माने कर्मचारी ने बनाया, तब कौन सी धारा लागू होगी, 83। तो दोनों धाराएं किसकी पूरक धारा हो गई, 36।
तो 36 की पूरक धाराएं कौन है पूछ ले, 83 87 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों अंतर हैं। ये जो अनुमान है ये विधि की खंडनी, और ये जो अनुमान होगा वह तथ्य का। देखिए आपका कुछ हमें भी भाई बता दिया जाए, बाहर निकलना है थोड़ा कुछ जरूरी काम से 10:30 बजे, तो आज की क्लास आपका इतना ही चलेगा। और चूंकि कई लोगों का एलएलएम का एग्जाम भी है इसलिए आए भी नहीं, और हमें भी कुछ अति आवश्यक कार्य से थोड़ा मैंने 3-4 घंटे के लिए शहर से बाहर रहना है, तो इसलिए क्लास आपका रोकी जा रही है। और कल आपका वहीं इंग्लिश चलेगी नहीं, तो आपका 8:30 बजे आइए, यानी कि सुबह आपका जो एविडेंस चलेगा कल सुबह 8:30 बजे भाई चलेगा, क्योंकि 2-3 दिन इधर इंग्लिश चलेगी नहीं, तो 2-3 दिन में प्रयास किया जाए कुछ एविडेंस और क्या किया जाए। हाँ भाई, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया जा सकता, और इधर तेजी से थोड़ा, तो 1.5 घंटा कम से कम आपका प्रयास किया जाएगा कि पहला पीरियड चले, ताकि एविडेंस में फिर 91-92 थोड़ा कठिन आएगी, फिर इसके बाद आसान। तो भाई आपका क्लास अगली नहीं चलेगी, लाइन लाइन जो लोग पढ़ रहे हैं मैंने आपका उनको भी सूचित किया जाता है, और आपका अगली क्लास अब शाम को चलेगी। और इंग्लिश की क्लास भी सोमवार तक बंद है, केवल सोमवार तक आपकी लॉ की क्लास चलेगी। तो 8:30 बजे समय किया गया है, आप 8:30 बजे आइएगा। मैंने कल परसों और सोमवार को जो लॉ का समय रहेगा वो 8:30 बजे है। तो आज निकल जाइए भाई, आपका कल 8:30 बजे आइए।